ओके चलिए, आज का क्या है टाइटल नंबर बताइए आज का। 6.3 सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इजंट इट? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इजंट इट? यही टॉपिक है ना? ओके जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पे बोर्ड एग्जाम में भी यकीनन एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में। आइदर एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑब्टेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे बेस पक्का यकीनन आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से करके चलना, बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूँगा, डिफाइन करूँगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, द फोर्स एक्टिंग along the radius towards the center of the circle for a particle performing circular motion is called as centripetal force. The force acting along radius towards the center of the circle for a particle performing circular motion is called as centripetal force. अब ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स? देखिए, अब अगर सपोज करो आप करोड़ों साल पहले की एक बात करें, अगर जब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब के सब पहले एक छोटे से सोयाबीन के दाने के बराबर के साइज़ में थे। बाद में इनके अंदर ब्लास्ट हुआ और ये सब चारों तरफ फैलते हुए गए, है ना। अब इमेजिन करो कि सन हमारा तेज़ी से आगे जा रहा था, है ना, मगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अर्थ आ रहा था, है कि नहीं? वो एक छोटा सा मास होगा, एक बड़ा मास होगा एक्चुअली, इधर आ रहा था ऐसा। जैसे ही ये अर्थ इस सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है ना, देखो क्या हुआ, ये अर्थ सन ये ट्रैवल कर रहा था इस डायरेक्शन में, और साथ ही साथ ये अर्थ जो कि ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा था इस डायरेक्शन में, मगर जैसे इसके वो संपर्क में आया, जैसे इसके वो ग्रेविटेशनल फील्ड में आया, सन ने क्या किया, अर्थ को अपनी तरफ खींचा। सन ने क्या किया, अर्थ को अपनी तरफ खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो जा रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये अर्थ टर्न होकर इस तरफ आ गया और अब इधर भागने की कोशिश किया उसने इधर भागने की कोशिश किया, मगर अर्थ सन की तरफ बार बार फोर्स फील कर रही थी। सन जो है बार बार अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा था, है ना। तो हम कहेंगे क्या हुआ कि सन ने, जब वो अर्थ आपका घूम के इधर आ गया और अर्थ सोच रहा है मैं ठीक है इधर भाग जाता हूँ, है ना, क्योंकि कोई जगह तो जितना जहाँ भागना है भागो, ऐसा था। तो भैया हुआ क्या, सन ने फिर से अपना एक फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे, और फिर उसको टर्न कर लिया। ओके, फिर अर्थ हमारा यहाँ आ गया, फिर वो सोचने लगा मैं ठीक है इधर भागूंगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, ये अर्थ की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, ये इधर, है ना। मगर सन ने फिर क्या किया, फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया और फिर उसके बाद वो इधर आ गया, है ना। फिर अर्थ इधर आया, फिर अर्थ ने सोचा मैं ठीक है ऐसा भाग जाऊंगा, है ना, और अर्थ ने जब सोचा कि मैं इस तरफ भागूंगा, सन ने फिर से क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया
और हमारा अर्थ वापस से इस जगह पे आ गया, पुरानी वाली पोजीशन पे। अब जब से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है, अब तक अर्थ बार बार सन से भागने की कोशिश कर रहा है हर कदम पे। वो सोच रहा मैं इधर से भाग जाऊँ, वो सोच रहा मैं इधर से भाग जाऊँ, वो सोच रहा मैं इधर से भाग जाऊँ, उधर से भाग जाऊँ, मगर प्रॉब्लम क्या जा रही है, सन बार बार उसको अंदर की तरफ खींच ले रहा है। तो ऐसा फोर्स जो देखो कहाँ लग रहा है, देखो पहले तो अर्थ के मोशन को देखो कैसा हो गया, वो सर्कुलर मोशन हो गया। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये बार बार उसको कहाँ खींच रहा है, अंदर की तरफ, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर निकालूँ तो रेडियस भी बन जाता है, यहाँ पे अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको बार बार खींच रहा है। तो ये हम कहते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, असल में ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी एक ऐसा फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेंटर की तरफ खींचता है ना। अगर मुझे एक बात बता, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो क्या अर्थ आज सूरज की तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता क्या? नहीं, वो भाग गया होता, है ना। तो इससे साबित क्या हुआ, ये क्या साबित हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ भैया, है ना भाई साहब, वो बाद में करना, सब इधर जान दो। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है ना। अगर कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो अपना रूप बदल बदल के आते रहता है। रूप बदल बदल के आता है, जी हाँ। देखो अब अगर मैं कहूँगा ठीक है, जब न्यूक्लियस, जब मान लो किसी एटम का फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना, जब किसी एटम का फॉर्मेशन होता होगा, उसके न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बार बार उससे दूर भागने की कोशिश करता है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश कर रहा है, मगर ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना। और फिर वो इलेक्ट्रॉन टर्न होके इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर से इधर भागने की कोशिश करेगा, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन टर्न होके इधर आ जाएगा। फिर वापस से मैं देखूंगा आपका इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश कर रहा है, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर से उसको टर्न करके इधर लेके आ जाएगा। फिर देखो इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश कर रहा है, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वापस उससे टर्न होकर इधर ला लेगा। अब मुझे एक बात बता, इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनकर आया, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन के आया, है ना। वो बार बार क्या कर रहा है, इसको गोल घुमा रहा है, इसकी वजह से गोल घूम रही है। अच्छा एक बात बता, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान ले एक पत्थर ले लिया तूने आड़ा टेढ़ा, उसको धागे से बांधा, है ना। अब धागे से बांध के उसको गोल गोल घुमा रहा है, धागे से बांध के उसे गोल गोल घुमा रहा है कि। अब तो ये जाहिर बात है, तूने नोटिस किया होगा, धागे में आ जाता है तनाव, टेंशन आ जाएगा, ऐसा रस्सी एकदम कस जाएगी, ऐसी टेंशन आ जाएगा, है ना। अब ऐसा गोल गोल घूम रहा, गोल गोल घूम रहा, गोल गोल घूम रहा, तो हो क्या रहा है, जब भी पत्थर ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, जब भी पत्थर सीधा ऐसा जाने की कोशिश कर रहा है, धागा क्या कर रहा है, उसको अंदर की तरफ खींच ले रहा है ना। जैसे इमेजिन करो, ये एक पोल है, पोल से एक रस्सी है बांधे आपने, और पोल से एक रस्सी बांधे और उसके साथ एक बैल बांधी, क्या कर दिए, एक बैल को बांध दिए। अब तुमने बैल को मारना चालू किया पीछे से, भगाना चालू कर दिया इसको पीछे से, है ना। अब बैल को मारना चालू करे, पीछे से भगाना चालू कर, बैल क्या सोच रहा हूँ, मैं भागता आगे, बैल ने क्या सोचा, मैं भागता आगे। तो बैल क्या हो रहा होगा, ऐसा भागने की कोशिश कर रहा होगा, मगर जाहिर बात वो भाग पाएगा क्या, नहीं, वो ऐसा टर्न होकर इधर आ जाएगा, है कि। तुम और मार रहे इसको कि भाई ऐसा भगा रहे इसको, मान लो बैल अब सोच रहा हूँ कि मैं इधर सीधा भागता, वो ऐसा भागने की कोशिश करेगा, मगर रस्सी क्या करेगी, उसको इधर लेकर आ जाएगी। तो रस्सी क्या कर रही, खींच रही, फोर्स लगाया, जो रस्सी में जो फोर्स आता है, ऐसे जो तनाव की वजह से, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, टेंशन फोर्स, पढ़े ना आपने टेंशन। तो मतलब रस्सी में का जो टेंशन है, तनाव है, वो क्या कर रहा है, बार बार जो बैल है उसको क्या कर ले रहा, अंदर खींच ले रहा। वैसी पत्थर का खेल, पत्थर को तुमने धागे से बांधे, गोल 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 घुमाए, तो रस्सी में का जो टेंशन है वो पत्थर को क्या कर रहा है, गोल घुमा रहा है। बात समझ रहे बेटा आप, ये इस बार आपका जो टेंशन है रस्सी में का, वो पत्थर को क्या कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये बनकर आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, अब वो उस चीज़ को गोल गोल घुमा रहा है ना। इमेजिन करो कि भैया अगर ये रस्सी टूट जाए तो टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो,
और फिर वो गोल घूम पाएगा क्या? वो तो सीधा भाग जाएगा ना आगे, है ना। तो भैया हम लोग ने देखा कि यहाँ पर एक फोर्स होता है ना, जो बार बार अलग अलग रूप में आता है। कभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स बन के आता है, कभी वो टेंशन इन द स्ट्रिंग बन के आता है, कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन के आता है, इवन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बन के आता है। बोले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जी हाँ। मान लीजिए एक रोड है, एक रोड है और एक गाड़ी है जो इस तरफ टर्न ले रही है, ऐसा गोल तेजी से जा रही 60 की स्पीड से और टर्न ले रही हो, है ना। मैं बोलूँगा अब बताओ भैया किस वजह से ये आपका गाड़ी इजीली टर्न ले पा रहा है। आप बोल रहे होंगे सर मैंने स्टीयरिंग को ऐसा घुमा दिया था तो स्टीयरिंग चक्के कैसे घूम गए थे, इस वजह से टर्न हुआ। फ्रिक्शन का क्या रोल? मैं बोले इमेजिन कर ये रोड एकदम चिकना है, स्मूथ टाइल्स जैसा, बर्फ जैसा एकदम चिकना स्मूथ है। अब तू कितना भी स्टीयरिंग घुमा ले, है ना, जा तू तेजी से जा 60 की स्पीड से और जैसे ही टर्न आया पूरा स्टीयरिंग घुमा तू, अब तू टर्न लेके दिखा दे। ऐसा होता है लद्दाख में, है ना। कश्मीर में आप देखते हैं लद्दाख में जब बर्फ सर्दी के मौसम में जब आप वहाँ जाते हैं तो रोड्स पे आप एकदम पहले तो स्लो जाना पड़ता, मगर बर्फ़ आ जाती एकदम चिकना हो जाता पूरा सरफेस। आप कितना भी ट्राई कर लो, उसमें देखे आपने देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियोस यार, तो उसमें बताता वो पूरा ऐसा टर्न मार देता, फिर भी वो गाड़ी सीधा सीधा जाती हो, ऐसा जाएगी सीधा हो। तो इन केस अगर आप पूरा टर्न मारो, अगर स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिबल होता, वो टर्न करने वाला जो अपना टायर से टर्न हो जाता ना, अगर वो रिस्पॉन्सिबल होता गाड़ी को टर्न करने के लिए, तो भैया वो तुम कितना कुछ भी कर लो भाई, चिकने रोड पे भी चले जाना चाहिए था गाड़ी ने, ऐसा है ना। मगर चिकने रोड पे तो गाड़ी सीधे चले जाती है। तो मेन हीरो तुम्हारा वो स्टीयरिंग, तुम्हारा टायर नहीं है, मेन हीरो क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ने तुमको क्या किया, यहाँ पर टर्न लेने के लिए हेल्प किया। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो आपको अंदर की तरफ खींच रहा है और आपको टर्न लेने में मदद कर रहा है। तो यानी इस बार जो आपका गाड़ी इतना पार्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करी, तो इस बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बनकर आया? सेंट्रीपिटल फोर्स बन के आया समझ में। तो अलग अलग रूप में आते रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी ग्रेविटेशन के रूप में आया, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में आया, कभी आपके टेंशन इन द स्ट्रिंग के रूप में आया, तो कभी कभी आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रूप में आया। आगे जाके आप और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, आप एक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स के रूप में भी आया। बस इतना समझ के चल लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो रीज़न है किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन होने का, है ना। यानी याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन है। ये बात समझ में आ रही क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ना होता, अगर ऐसा कोई फोर्स ना होता जो अंदर की तरफ खींचता, अगर कोई ऐसा फोर्स ना होता कोई जो अंदर की तरफ खींचता, तो तुमको लगता है कि कभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल था? या? अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ नहीं खींचता, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ नहीं खींचता, तो क्या ये कभी गोल घूम सकता था? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर अंदर की तरफ नहीं खींचता तो क्या ये गोल घूम सकता था? अगर मान लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये अंदर की तरफ नहीं खींचता, तो क्या गाड़ी टर्न ले सकती थी? अगर ये टेंशन इन द स्ट्रिंग अंदर की तरफ नहीं खींचता, तो क्या ये पत्थर गोल घूम सकता था? नहीं, है ना। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर क्या खास बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भैया ये जो आपके फोर्स है जो अंदर की तरफ खींचते हैं ऑब्जेक्ट को, और जिसके वजह से क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब देखो साफ समझ में आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब होगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी रेडियली इनवर्ड्स, है ना, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी हुआ करता था। अब चलो ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मैथमेटिकली इट कैन बी रिटर्न एज, मैथमेटिकली इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं तो भैया एक्सेलरेशन भी कौन सा लेना पड़ेगा? सेंट्रीपिटल। फिर आपको कुछ याद आया होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक v²/r, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, v इंटू
ओमेगा। ये मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो अब अगर ये यहाँ पर डालूंगा मैं तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mv² अपॉन r, ओके, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर mv ओमेगा। आया समझ में बेटा, mv² अपॉन r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा, ये सारे के सारे मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले बन जाएंगे। ओके चलो भाई, मान लिया ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, इन वेक्टर फॉर्म अगर मुझे ये फॉर्मूलों को लिखना पड़े तो कैसे लिखूंगा, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर एफ सी पी इज इक्वल्स टू माइनस mv² अपॉन r इंटू आर कैप माइनस m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r और m वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v। कुछ याद आया आपको? आपको रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले याद आए वेक्टर फॉर्म में? बस वही फॉर्मूले हैं, बस क्या हुआ सबके आगे क्या लग गया, m, है ना, वही था फॉर्मूला, है ना, बस आपके m लग गया हर जगह। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, है ना। मैं यहाँ लिख सकता हूँ हियर नेगेटिव साइन indicates that centripetal force and radius vector are oppositely directed। ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हमेशा, are oppositely directed। Centripetal force and radius vector are oppositely directed। ठीक है, properties। It arises only in inertial as well as non-inertial frame of reference। It arises in inertial as well as non-inertial frame of reference। It is a real force। अगर आपका प्रॉपर्टीज लिखना हुआ नहीं है, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो पहले ये वाला पॉइंट लिखना। अगर आप यहाँ तक लिख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर सही सीक्वेंस ये होगा कि पहले ये आ जाए। तो अगर आपने ये लिखना स्टार्ट नहीं किया है तो पहले ये पॉइंट लिखे, फिर उसके बाद ये। और अगर नहीं है, आप यहाँ तक पहुँच गए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो देखो आपको याद होगा हम लोग ने जब फोर्सेस पढ़े थे लॉज ऑफ मोशन में, 2 टाइप के फोर्सेस पढ़े थे। एक क्या था, रियल फोर्स, और एक क्या था, सूडो फोर्स, है ना। रियल फोर्स जिसके सोर्सेस के बारे में हमें नॉलेज होती है। रियल फोर्सेस क्या होते हैं, जिनके सोर्सेस के बारे में नॉलेज होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के सोर्सेस के बारे में हमें नॉलेज है। हमको मालूम है कभी वो ग्रेविटेशन बन के आता है, कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन के आता है ना। तो हम लोग कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है। अब अगर वो एक रियल फोर्स है तो भैया वो रियल फोर्स कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सकता है, इनर्शियल में भी और नॉन इनर्शियल में। याद होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे के सारे सिर्फ रियल फोर्सेस होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रियल फोर्स के अलावा सूडो फोर्स भी होते हैं। याद है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी किसी चीज़ को स्टडी करते हैं उसके मोशन के हिसाब से, जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है ना। आप अगर सपोज करो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता। आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है ना। जैसे अब हमारे लिए सबके लिए अभी फिलहाल क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ग्राउंड, अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके हिसाब से जो मोशन में होगा वो मोशन में माना जाएगा, इसके हिसाब से रेस्ट में जो होगा हम उसको रेस्ट में मान के चलेंगे। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते रहता है। जब आप ट्रेन में बैठते ना तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता। जो ट्रेन के हिसाब से रेस्ट में होगा आप बोलेंगे वो रेस्ट में है, जो ट्रेन के हिसाब से मोशन में होगा आप बोलेंगे वो मोशन में है ना। डिपेंड करता आप कहाँ बैठे हुए हैं उस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो खैर
तो हम लोग ने कहा कि अगर आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम बोलते हैं उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद होगा अगर आपको कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस होते हैं, वेयर एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रियल फोर्सेस के अलावा सूडो फोर्सेस भी होते हैं। अब ये अगर रियल फोर्स है तो ये दोनों जगह होगा, इनर्शियल में भी होगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी होगा। फिर तीसरा जो हम लोग पार्ट देखते हैं, इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन होने की वजह है ना, इसके वजह से सर्कुलर मोशन है। ये सर्कुलर मोशन की वजह से है क्या? नहीं, सर्कुलर मोशन खुद इसके वजह से है। अगर ये है तो सर्कुलर मोशन होगा, अगर ये कहीं गायब है तो वहां सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो सकता। आई बात समझ में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके दो चार्जेस को रख देता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींच लेंगे, आगे चिपक जाएंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मगर वहां सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, वो गोल थोड़ी घूम रहा हो, है ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। तो उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स ना होने की वजह से वो गोल घूम पाए क्या? नहीं। वहीं अगर इनके बीच में किसी किस्म का सेंट्रीपिटल फोर्स होता तो वो गोल घूम सकता था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल, ये कॉज है सर्कुलर मोशन का। आई बात समझ में? आगे लिखो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स in a circular motion is always zero. Work done by centripetal force in a circular motion is always zero. किसी भी सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा हमेशा जीरो ही होता है। बोले कैसे? देखो, वर्क के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे आपने, अगर जो अली पब्लिक स्कूल से है उनको मैंने गेस्ट लेक्चर में ये बताया था, है ना। ऐसे तुम लोग सुन नहीं रहे थे उस टाइम बराबर चैन से, ठीक है। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया था एफ एस कॉस थीटा, है ना। मैंने उस वक्त ये पढ़ाया था आपको कि वर्क डन 3 बातों पर डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रहा है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और मगर उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो आप क्या बोलेंगे भाई? एफ एस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा कि अगर किसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या रहेगा? 0। अब देखो भैया, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करी तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होता है। कहीं पे भी चले जाओ, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, है ना। मगर वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स देख लो, रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब अगर आप देखेंगे भैया, ओके ओके बोले ठीक है, हर बार इनके बीच का एंगल देखो क्या आ रहा, 90 डिग्री आ रहा, है ना। हर बार डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में का एंगल क्या आ रहा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आ रहा तो cos 90 0 होता है, वर्क डन हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसीलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 0। आई बात समझ में? लिख लो, डेफिनेशन हो गया। चलिए, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स लेंगे अपन। नंबर 1, अर्थ revolves around the sun, earth revolves around the sun
and necessary centripetal force, CPF मतलब centripetal force, is provided by gravitational force of attraction. Second, earth revolves, sorry not earth नहीं रे बाबा, electron revolves around the nucleus and necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Third, a stone tied to the string and whirled in horizontal circle, then tension in the string provides necessary centripetal force. Then the tension in the string provides necessary centripetal force. आया समझ में? 3-4 एग्जाम्पल और भी है, एग्जाम उसमें नोट्स में दिए हुए हैं, बस अभी के लिए ये 2-3 एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, अब हम देखने जा रहे हैं द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस अवे from the center of the circle, long radius away from the center of circle, for a particle performing circular motion is called as centrifugal force. एक ऐसा फोर्स विच इज एक्टिंग along radius and away from the center of the circle for a particle performing circular motion, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा कहाँ से कैसे लगता है? along radius, away from the center of the circle. And remember one thing, it is the effect of circular motion. ये सर्कुलर मोशन होने के वजह से आता है. बोले ऐसे क्यों? याद होगा, आपने पढ़े होंगे कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में, उसको क्या फील होता है? सूडो फोर्स, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी एकदम स्पीड से आगे निकालते हैं, आपको क्या होगा फील? पीछे की तरफ ऐसा झटका फील होता है, दैट इज सूडो फोर्स. अचानक से आप गाड़ी की स्पीड कम करते हो, क्या होता है? सामने की तरफ झटका फील होता है. अगेन इट इज़ व्हाट इज सूडो फोर्स. तो एक बात तय है कि जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो उसको क्या फील होगा? सूडो फोर्स फील होगा. अब अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म, क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. वर्ड यूनिफॉर्म सोचते से लोग बोलते अरे एक्सेलरेशन जीरो होगा. अबे नहीं रे, सुन रहे, है ना. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
माना कि यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं हो रही मगर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन ही है। और उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता है? रेडियल, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो अब वहाँ पर फिर से क्या जनरेट होगा? सूडो फोर्स जनरेट होता है। और सूडो फोर्स हमेशा कहाँ जनरेट होता है? जो आपका मेन एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी स्पीड से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सूडो फोर्स किधर फील होता? पीछे। मतलब आपका एक्सेलरेशन किधर था? सामने था। आपकी गाड़ी का, गौर से सुनो भैया, आपकी गाड़ी आप चला रहे, अचानक से आप रिटार्डेशन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? रिटार्ड, ब्रेक मार रहे, रिटार्डेशन कर रहे हैं ना। सुनो बात गौर से, आप रिटार्डेशन कहां कर रहे हैं? सामने, है ना। रिटार्डेशन फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स। याद आया कुछ? सूडो फोर्स में मैंने बताया था रिटार्डेशन अपवर्ड्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एंड रिटार्डेशन डाउनवर्ड्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। तो इसी तरह रिटार्डेशन फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बैकवर्ड। तो अब जब एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो, रिटार्डेशन हो रहा है ना, मतलब इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बैकवर्ड। तो अब सूडो फोर्स देखो कहाँ फील होता है तुमको? सामने, है ना। ब्रेक लगाओ, कहाँ फील होता है झटका? आपको सामने की तरफ फील होता है ना। तो अब अगर कोई चीज गोल 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 घूम रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, उस पर एक्सेलरेशन है कौन सा वाला है? रेडियल। तो रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ होता है? रेडियस के साथ साथ अंदर के तरफ, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सूडो फोर्स उसको कहाँ लगेगा? रेडियस के साथ साथ बाहर के तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके। आया कि नहीं आया समझ में? अरे भाई पल्ला पड़ा कि नहीं, है ना। कि हमने क्या देखा? सूडो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जब गाड़ी सीधी एक्सेलरेट कर रहे थे, सूडो फोर्स पीछे लगा। जब गाड़ी को रिटार्ड किए सामने, सूडो फोर्स आगे लगा, है ना। और जब आपने देखा कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, तो उससे लगने वाला सूडो फोर्स बाहर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे कि भैया देखो ये है और ये है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में, यही नेट एक्सेलरेशन होता है। तो हमारा सूडो फोर्स जो लगेगा, सूडो फोर्स जो भी लगेगा वो कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो वही मैं बोलूँगा यहाँ पर, इसी सूडो फोर्स को नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी सूडो फोर्स को नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है सूडो फोर्स की, अगर मैं बात करूँ, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो? वैल्यू में इसके बराबर होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, मगर वैल्यू में इसी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। आप बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन वैल्यू क्या है फिर? तो भैया मैं बोलूँगा वो तो mv²/r है ना। और क्या है भैया? mr ω² है। और क्या है बेटा? mv ओमेगा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सारे फॉर्मूले, सारे वैल्यूज सेम आते हैं। सिर्फ फर्क क्या रहता है? सिर्फ फर्क क्या रहता है? डायरेक्शन का। इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ठीक है भाई, मान लिया इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? इन वेक्टर फॉर्म इसे कैसे लिखा जा सकता है ना। बताओ भैया, पहले वाले इसको कैसे लिखूंगा मैं? कोई बताएगा मुझे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो। mv²/r, ये तो जैसी वैसी रहेगा, इनटू r कैप, प्लस साइन या माइनस साइन? प्लस, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस वेक्टर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर इस बार सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। पिछली बार सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर था, रेडियस वेक्टर बाहर था, उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होता है ना। अरे रेडियस वेक्टर याद है कि नहीं? रेडियली आउटवर्ड्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ था, मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस के साथ साथ बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, इधर प्लस ही रहेगा। और इसी तरह से mω², इसको क्या लिखूंगा मैं? वेक्टर r। और इसी तरह से अब ये क्या हो जाएगा? v क्रॉस ओमेगा। जो ओमेगा क्रॉस v था उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? v क्रॉस ओमेगा।
आया बात समझ में? तो इस तरह से ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। आया समझ में आपको? ठीक है, अब देखो आगे इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इट इज अ सूडो फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स, ये एक सूडो फोर्स है ना। ये रियल फोर्स है क्या? नहीं, ये किस वजह से पैदा हुआ? एक्सेलरेशन की वजह से पैदा हुआ, है ना। तो ये एक सूडो फोर्स है। अब अगर ये सूडो फोर्स है तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम में होगा? क्या ये इनर्शियल फ्रेम में होगा? नहीं, ये सिर्फ नॉन इनर्शियल में होगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में क्या होते हैं? सिर्फ रियल फोर्सेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इमेजिन कर थोड़ी देर के लिए, तू आराम से तेरी चेयर पे बैठा हुआ है ना, ना गाड़ी है ना, गाड़ी आगे बढ़ रही ना पीछे जा रही, अचानक तेरे को पीछे से ऐसा झटका फील हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबल सूडो फोर्स होगा क्या? नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबल कुछ और ही है। अब ढूंढो वो क्या है ना। तो भैया इट इज अ सूडो फोर्स। कभी कभार फील होता होगा ना ऐसा कुछ। रियलिटी भाई मुझे पता नहीं कि वो कितना हद तक के रियल था, मेरे को एक ऐसा प्रेजेंस का फील हुआ था, प्रेजेंस का फील हुआ था। अब मेरी उस वक्त फट गई थी सच में, पता नहीं क्या था, बट मेरे को फील हुआ था। क्या हुआ, पहले मैं अप डाउन करता था जब अकोला टू बालापुर, और अफोर्ड्स बाइक पे अप डाउन करना, मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा 6-7 बजे का टाइम, मगरिब का टाइम जब होता अराउंड 6 to 7, मैं हमेशा उसी टाइम पे बात मतलब कहा जाएगा अप डाउन करता था। नॉर्मली मैं जा रहा था, मुझे कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि भैया कि कुछ खास आज मैं इमेजिन करके चल रहा था या कुछ मैंने मूवी देख लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं चुपचाप नॉर्मली जा रहा था, है ना। अब ऐसा हुआ कि जैसे अंबुजा की एक फैक्ट्री है, उसके पास ऐसा सुनने में आता कि थोड़ा सा कुछ है। हालांकि मैं चीज़ों बिलीव नहीं करता, क्योंकि एक साइंस का स्टूडेंट जल्दी मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता, बट ऐसा जस्ट मैं जा रहा मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा कि यार ये सब जो बैकग्राउंड है अपना जो डार्क हो जा रहा है, एकदम डार्क जैसा फील हो रहा, और जो लाइट्स है सबके एकदम बहुत ज़्यादा डिम जैसे लग रहे। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही, उनकी जो हेडलाइट्स है वो भी एकदम जैसा ग्लो करना चाहिए ना, एकदम वो फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ही बारीक सा ग्लो इनका, और वो दूर दूर कहीं कोई एक आध कहा जाएगा खम्बा होगा तो उसके ऊपर भी लाइट एकदम डिम डिम लग रहे। यार ऐसा डार्क क्यों लग रहा है? मैं जस्ट नॉर्मल वे में सोचा ऐसा डार्क क्यों लग रहा है यार, क्या हुआ? ऐसा फील हुआ कि ऐसा कोई, जैसे ही ये फील हुआ मैं लड़, अरे भाई मेरे पूरा गूज़बम्स आ गए, ये क्या हो रहा भाई। फिर मेरे माइंड में आया कि जिस जगह पे हूँ, मैंने इसके बारे में बाद में सुना, बाद में माइंड में आया, पहले नहीं आया। जिस जगह पे चल रहा हूँ इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि भैया यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा फील होता रहता है। मैं इतना मेरे को फील हो रहा, ऐसा लग रहा कोई है बाइक पे पीछे बैठा हुआ, फुल स्पीड में वह गाड़ी चला रहा। मैं जल्दी दुआ कर रहा कोई तो रिहायशी इलाका आ जाए, है ना। जो लोग अगर वो रोड पे ट्रैवल करते हैं तो पता चला होगा उनको, आगे आके कानेरी करके एक छोटा सा स्टॉप है। तो अब अगर वहाँ पहुँचा, मैं उम्मीद करा कि भैया वहाँ कोई होगा। सिर्फ एक बाइक वाला खड़ा हुआ था, वो भी दूर था, वो एक अंदर रोड जाता है ऐसा, और वहाँ पर भी सब डिम लग रहा, कुछ भी ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा एकदम। किस्मत से एक ट्रक आया सामने, और ट्रक के पीछे एक बाइक वाला ट्रैवल कर रहा था। मैं उसके पैरेलल में आ गया, मेरी फटी हुई थी तो मैं पैरेलल में आ गया। अब हुआ ये, मैं लगातार उसी के साथ पैरेलल में ट्रैवल कर रहा, क्योंकि मैं फुल घबराया हुआ था। पता नहीं बाइक वाले को क्या सूझा, उसने पीछे किया, बाइक को थोड़ा स्लो डाउन किया, मैंने भी स्लो डाउन किया, है ना। फिर उसने आगे लिया थोड़ा सा, तो मैंने भी आगे लिया। द रीज़न बिहाइंड है, मैं फुल घबराया हुआ था। अब वो आगे पीछे चल रहा, 2-3 बार ऐसा हो गया, वो मेरे से घबरा गया कि भैया ये क्या हो गया इसको, ये मेरे पीछे क्यों कर रहा है, बहुत आगे पीछे चल रहा। अब क्या हुआ, वो फिर आपको मालूम हो एक रोड आता, फिर पारस फाटा बोलते हैं जिसको, एक आता रोड बालापुर की तरफ जाता हो। जैसे ही वो आया तो उसने उतना ओवरटेक कर डाला, मैंने भी ओवरटेक कर डाला क्योंकि मैं तो फुल घबराया हुआ था, है ना। फिर चलो किस्मत से उसे फुल स्पीड से भगाया, उसने आगे एकदम निकला, मैं इधर टर्न ले लिया, है ना। अब बेचारे को आगे तक नहीं मालूम कि मैं उसको पीछे क्यों कर रहा था, है कि वो तो सोचता हूँ कि अरे भाई कोई चोर वोर होगा, ऐसा वैसा भाई कुछ करने वाला होगा, क्या बताना हमको क्या क्या फील हो गया था उस टाइम। तो खैर इट इज़ अ सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। अब क्योंकि ये सूडो फोर्स है, इट अराइजेस ओनली इन नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अराइज होता है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अराइज नहीं होगा। इट इज अ सूडो फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इधर ध्यान दो रे, इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन के वजह से पैदा हुआ है, सर्कुलर मोशन के वजह से उसका वजूद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अगर कहीं सर्कुलर मोशन ना हुआ तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा। देखो तुम पूरा रीजन देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन के वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई लोग गलत सिखा देते हैं लोअर क्लासेस में स्पेशली, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन के वजह से, जैसे बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो बोलते हैं कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्शन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रिएक्शन के तौर पे पैदा हुआ है। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट दिस इज वेरी 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 रॉन्ग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई एक्शन रिएक्शन वाला पेयर नहीं है, है ना, वो सिर्फ एक सूडो फोर्स है जो एक एक्सेलरेशन की वजह से जनरेट हुआ है। इट इज़ नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, एनी आइडिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ होता है? चलो नीट एस्पिरेंट्स बताओ, क्योंकि उनके फील्ड में इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। शायद मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँ, मैं थोड़ा बहुत रिलेटेड बता पाऊँ, बट एक आपने सेंट्रीफ्यूज करके, हाँ सही है, उसमें वाइट ब्लड कार्पस्कल्स वो सब अलग करते, कुछ तो भी हो, है ना। वो एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालते, एक सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन होती, उसको ऑन करते, वो तेज़ी से गोल घूमता, उसमें कुछ आपके ब्लड के एलिमेंट्स जो होते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आई थिंक शायद वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद उसको वो अलग करते हैं उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज की मदद से। और ये छोड़िए, आप जो जनरल लाइफ में हम लोग जो कहा जाए, घरों में इस्तेमाल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट का। अब अगर जैसा दाल घोटनी आपने सुना होगा, है ना। अब चलो इतना आजकल के तो लोग कैसा है कि चलो बहुत ज़्यादा हैंड, इतना ज़्यादा कोई चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, मगर जब पहले जैसा कई लोग बोलते थे हमको गाढ़ी दाल चाहिए, पतली दाल नहीं चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, जब दाल को उबाल लेते थे, चने की दाल को, तो उसको ऐसा दाल घोटनी से उसको ऐसा करते थे, तो उसमें जो मोटे मोटे सेडिमेंट्स होते थे दाल के, वो देखो मास ज़्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा, मास ज़्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा, तो जो मोटे मोटे सेडिमेंट्स होते थे दाल के, वो जो आपका जो भी भगोना होगा ये होगा, उसके दीवारों पे चिपक जाते थे, है ना। और फिर जो पानी रहता था, दाल का जो पानी रहता था वो सेंटर में जमा हो जाता था, फिर वो पानी को अलग से निकाल लेते थे, फिर जो बचा कुचा जो पार्ट होता था दाल का, और वो सर्व करते थे, जिनको गाढ़ी दाल खाने की या लेने की यूज़ करने की आदत है। वैसे ही आपका जो हम लोग कहते हैं मक्खन और छाछ को जो अलग किया जाता है ना, मक्खन में जो भी आप, जैसे कोई लोग दही से मक्खन बनाते, कोई मलाई से बनाते, तो उसमें वो क्या करते हैं कि भाई एक जो मटका होता है ना, उसमें बार बार ऐसा घोटते हैं उसको अच्छे से, है ना। जो एक्चुअल जो पुराना देसी तरीका देखा, पंजाब में बहुत यूज़ होता है, है ना। पंजाब में जब घी भी बनाते हैं वो लोग, पता नहीं कोई लोग मलाई से बनाते, कोई दही से भी बनाते, तो जब उसको बार बार ऐसा घोटते, तो जो मोटे मोटे सेडिमेंट्स होते हैं वो जो भी कंटेनर होगा उसके वॉल पे जमा हो जाता है, और जो बीच में जो जमा होता है पानी जैसा, उसको अपन बोलते हैं छाछ, है ना, बटर मिल्क जिसको कहा जाता है। फिर वो पानी को अलग करते, वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, एक डेली हैबिट होना चाहिए उसको पीने की। तो फिर वो छाछ को अलग करते हैं, और वो छाछ को आप कभी ना कभी तो पिए होंगे, आप लोग ने पिए ना छाछ, मालूम है ना, यूज़ किया करो, अच्छा है वो। फिर उसके बाद जो मक्खन जो बचता है, मक्खन जिसको बटर बोलते हैं एक्चुअल, है ना, फिर वो मक्खन आप जो है घरों में यूज़ करते हैं अलग वेरियस पर्पज़ के लिए,
उसको गर्म करके आप घी बनाते हैं, वैसे कोई कोई क्या करता है उसी मक्खन को ब्रेड पे लगा के खाता है। सब के सब हेल्दी होते हैं, काफ़ी हेल्दी होती है बॉडी के लिए। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से कॉन्सेप्ट में यूज़ आ रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ों में एक आता है, जैसे अपन आनंद सागर जब चालू था तो उसमें एक नाक झूला करके था, नाक झूला, वो चेन से लटके रहता था और उसके नीचे कुछ सीट्स थी। हाँ, अब सीट्स के ऊपर ऐसा नाक का ऐसा फंदे से बना हुआ था। तो अब वो क्या होता, जब गोल गोल घूमता था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये दूर जाते थे ऐसे, वो झूले है ना, और ये ऐसे घूमते थे पूरे। तो वही जो कहा जाएगा दैट इज़ ऑल्सो द यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो ये यहाँ तक क्या हो गया, प्रॉपर्टीज तक। बोलो, मैं बता दूँ क्या लिखा है, कौन सा बोल रहे तुम, बोल, आ गया? ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन ओरल बोल देता हूँ मैं, लिखो एप्लीकेशन उसके ओरली बोल देता हूँ। The concept of centrifugal force is used in medical field for separating certain elements of blood using centrifuge, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बटर फ्रॉम द बटर मिल्क is separated from the phenomena of centrifugal force. ठीक है, तो दिस इज इट, 2-3 काफ़ी है इतनी। अब इसके बाद हम लोग जो बाकी का लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, इसमें बहुत सारे अच्छे वो कर लेंगे, कल आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है।